अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स चैप्टर, हमने इसके टॉपिक्स पढ़ने हैं फोर्स एंड मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे ऐसा जो है, हमने पहले टॉपिक में देखना है रिलेशन फोर्स और मोमेंटम का। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, उसका रिलेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है और इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फोर्स एंड द मोमेंटम। हमने पिछले टॉपिक्स में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और मोमेंटम की। अब हमने इनका आपस में रिलेशन ड्राइव करना है कि इनका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देखिए, जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। मीन्स अगर पहले कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है, हमने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई की, उसको मूव करवाया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी कोई भी रेस्ट पे होगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। तो जब हम उसको मूव करवाएंगे फोर्स लगा के, कोई भी नेट फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने मूव किया, तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। ज़ीरो से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो हमें बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो कह रहे हैं जब भी हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा और फोर्स जो है वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई भी बॉडी जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मैस होगा m, और जब वो वेलोसिटी v से मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चेंज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन और प्रोड्यूस होगा तो मैस और वेलोसिटी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स हम कह रहे हैं इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स डेल्टा पी के इक्वल होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम के। ऐसा यूनिट हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़े थे, न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड जो है 1 न्यूटन सेकंड 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो ये दोनों यूनिट्स ही न्यूटन के हैं, न्यूटन सेकंड भी या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास मोमेंटम के यूनिट हैं दोनों। इसके अलावा फोर्स का हमारे पास यूनिट न्यूटन, जो हमने पीछे फोर्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है कि कोई भी बॉडी जब मूव करेगी तो उस पर फोर्स लगेगी, वो मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से आपका बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो फोर्स इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने एक बॉडी ली जिसका मैस m है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। एक बॉडी जो कि इसका मैस m है वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। पहले जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हमने कह दिया vi है उसकी वेलोसिटी। फिर जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, नेट फोर्स f उस पर अप्लाई करेंगे, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो बॉडी जब मूव करेगी उस वेलोसिटी से तो उसकी वेलोसिटी vf बन जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम t के बाद जैसे उसने मूव किया, पहले उसकी वेलोसिटी vi थी, फिर उस पर फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी बन जाएगी vf। मैस और वेलोसिटी की वजह से उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट उसमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट फाइनल मोमेंटम। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी ली जिसका मैस m है और वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फिर हमने एक फोर्स ली, वो बॉडी पे एक्ट की तो उसने प्रोड्यूस कर दिया एक्सेलरेशन। जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब हमने कह दिया कि जो वेलोसिटी में चेंज आया वो हमने लेट कर लिया कि वो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t। कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया, पहले vi थी, कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई है vf में। फिर हमने कह दिया pi एंड pf, क्योंकि मैस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम। तो मैस और वेलोसिटी के रिलेशन से हमें मोमेंटम मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। इनकी रिप्रेजेंट कर दिया पी और पी एफ से। तो हमने कह दिया अगर पी आई और पी एफ इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है किसी भी बॉडी के रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, देन तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला है P = mv। तो जब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी होगा तो आपका इनिशियल मोमेंटम pi बन जाएगा mvi, और जब फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट आपका मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम होगा pf = mvf। अब क्योंकि हमने रिलेट करना है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
हमें पता है चेंज इन मोमेंटम को हमने कहा था डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हमने फाइंड किया था एम वी एफ, और इनिशियल मोमेंटम हमने फाइंड किया है एम वी आई। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी तो हमें पता है हमें वहाँ पे टाइम टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज आएगा। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम था, लेकिन हमें स्टेटमेंट में था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हमें टी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी क्वेश्चन को हमने टी से डिवाइड किया, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब देखें इन दोनों में से टर्म्स में से हम एम कॉमन ले सकते हैं, एम कॉमन लिया तो ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ये क्या बन रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, और हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब डिवाइडेड बाय टी मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी का चेंज, तो ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये हमने फार्मूला पढ़ा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू, ये देखिए एम एज इट इज़, और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया एक्सेलरेशन ए। उसके बाद फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एफ। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया फोर्स और चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एम ए हमें पता है रेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ किसके इक्वल होता है, एम ए, तो इसमें पुट कर दिया, तो एफ इक्वल्स टू आ गया पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम, और डिवाइडेड बाई टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का। और स्टेटमेंट में भी हमने कहा था कि जब भी बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो फोर्स जो है वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यही हमने प्रूव कर दिया है कि फोर्स जो हमने अप्लाई की जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। सिस्टम हमारे पास कोई भी ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है किसी भी सर्टेन बाउंड्रीज़ में, मतलब किसी एक फिक्स बाउंड्री में हमें कुछ बॉडीज़ को रखा हुआ है, तो वो हमारे पास मिलकर एक क्या बनाएंगी, हमारे पास एक सिस्टम बनाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़, जिस ऐसी इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का ग्रुप है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, लेकिन फिर भी बॉडीज़ आपस में इंटरेक्शन कर रही हो, तो वो सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हमारे पास एटम्स की कोलिजन हो रही होती है, तो उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे होते, लेकिन फिर भी एटम जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। अब देखिए हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन, उसमें हमने लास्ट पे रिलेशन ड्राइव किया एफ इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। हमने उसके स्टेटमेंट में भी ये पढ़ा था कि जब हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा, और वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और मास और वेलोसिटी की बेस पे उसमें मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स एफ के इक्वल। लेकिन ये जब हम फोर्स उस पर बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट करवा रहे होंगे तब ये था कि फोर्स इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें, जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। जब उसकी वेलोसिटी में ही चेंज नहीं आएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर पहले उसका मोमेंटम जो है वो एम वी था, जब उसकी वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो उसका मोमेंटम भी सेम रहेगा, जितना पहले मोमेंटम था वही मोमेंटम रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब आपके पास किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना करें, हम फोर्स एक्ट ना करवाएं, तो हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम में भी हम ये कह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं जिन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में भी हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ तो पड़ी हुई हैं, बॉडीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन उन पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो जब फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा।
अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट। कि आइसोलेटेड सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उनका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि हमने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडीज़ इंटरेक्ट कर रही होंगी लेकिन उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट भी यही है कि आइसोलेटेड सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मोमेंटम हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी एग्जांपल एयर फिल्ड बैलून। हमारे पास एक बैलून है जिसको में हमने एयर फिल की हुई है। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। वही एग्जांपल है दोबारा से कि जब हमारे पास हमने बैलून में एयर फिल की तो वो हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है कि एक सर्टेन बाउंड्री में हमारे पास बैलून के अंदर एयर जो है, बॉडीज़ जो हैं, एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो फिलअप हो रहे हैं, तो वो हमारे पास एक सिस्टम बनाएंगे। अब जब हमने उसमें बैलून में एयर फिल की तो हमारा जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है। ठीक है, सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका मतलब है जब सिस्टम रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इनिशियल मोमेंटम भी आपका ज़ीरो होगा वहाँ पे। इसका मतलब है कि जब आपने बैलून में एयर फिल की, अभी हमने उसको रिलीज़ नहीं किया, तो वहाँ पर हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, ज़ीरो। फिर जैसे ही हम बैलून को रिलीज़ करेंगे तो हमें पता है जब बैलून को रिलीज़ करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ, उसमें से हवा जो है वो खारिज होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो हवा खारिज होगी वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी, किसी ना किसी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी v से वो हवा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज़ हो रही होगी और उस वेलोसिटी की वजह से फिर क्या होगा, उसमें मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें मोमेंटम होगा और वो मोमेंटम जो है हमारे पास पहले इनिशियल मोमेंटम था वो हमारे पास ज़ीरो था क्योंकि हमारा बैलून जो था वो रेस्ट पे था। जब हमने उसको रिलीज़ किया उसमें से हवा जो है वो रिलीज़ होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारा बैलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम उसका कुछ ना कुछ होगा। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होगा कि आपका जो बैलून है वो एयर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब डाउनवर्ड एयर आपकी रिलीज़ हो रही है तो आपका बैलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखनी है एक्सप्लेनेशन इसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने 2 स्फेयर्स लिए, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्फेयर्स, और हमारे पास बात यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की हो रही है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्फेयर्स ऑफ मैसेज, 2 स्फेयर्स लिए हमने, आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसमें 2 स्फेयर्स पड़े हुए हैं और उस स्फेयर के मैसेज क्या हैं, m1 और m2। अब वो दोनों स्फेयर जो हैं वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में विद इनिशियल वेलोसिटी u1, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है मास m1 की, स्फेयर m1 की, और इनिशियल वेलोसिटी u2 है दूसरे स्फेयर की जिसका मास m2 है। और इस तरह से है कि u1 वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर होगी u2 से। अब देखिए हमने पहले देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि उनका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो जो बॉडीज़ हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं, उन्होंने आपस में कोलिजन करनी है। तो पहले हम देखेंगे कि कोलिजन से पहले उनका मोमेंटम क्या होगा और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम क्या होगा, और दोनों मोमेंटम अगर इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड कर गया है कि मोमेंटम जो है आपका वो रिमेन सेम रहा है कोलिजन से पहले भी और कोलिजन से बाद भी। अब क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं जो आपस में इंटरेक्शन करेंगी तो उनकी कोलिजन होगी आपस में। अब देखें कोलिजन से पहले मास हमारे पास m1 है और वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, और स्फेयर आपका पास जो सेकंड स्फेयर है उसका मास m2 है और वो वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो कोलिजन से पहले मास m1 है, u1 है, तो जब वो वेलोसिटी से u1 से मूव कर रहा है और उसका मास भी है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। अब मोमेंटम, उस मोमेंटम को हमने नेम दे दिया इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था इनिशियल मोमेंटम pi1, पहले जो बॉल है आप स्फेयर है हमारे पास उसका देखेंगे कि मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम pi1 मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल इक्वल्स टू m1 u1, फर्स्ट बॉल का मास m1 और वेलोसिटी u1, तो ये आ गया। फिर उसके बाद सेकंड स्फेयर है जो हमारे पास, उसका मोमेंटम pi2 m2 u2, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला है p इक्वल्स टू एम बी मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, तो इसका मास m2 और वेलोसिटी u2, तो pi2 इक्वल्स टू m2 u2। अब हम देखेंगे कि टोटल मोमेंटम, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा। कोलिजन से पहले हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हम उसको रिप्रेजेंट करें पी से इनिशियल मोमेंटम, और वो क्या होगा pi1 प्लस, मतलब ये दोनों बॉल्स आपस में इंटरेक्शन करेंगी, इन दोनों की कोलिजन होगी, तो ये मोमेंटम टोटल क्या होगा, फर्स्ट स्फेयर का मोमेंटम प्लस सेकेंड स्फेयर का मोमेंटम।
तो पी आई आ जाएगा M1U1 प्लस M2U2। अब हमने ये था कोलिजन से पहले दो बॉल्स पड़ी हुई, स्फीयर्स पड़े हुए थे, ठीक है। फिर इन दोनों स्फीयर्स ने आपस में कोलिजन की, इंटरेक्शन किया। आप देखिए ये मूव कर रही थी और एक लिमिट तक मूव करने के बाद M1 और M2 जो है वो आपस में टकरा गई। M1 और M2 जो है इनकी आपस में कोलिजन होगी। अब वो दोनों स्फीयर, अगर हम दोनों बॉल्स को आपस में टकराएं तो हम देखेंगे कि वो बॉल्स टकराने के बाद दोबारा से मूव करने लग जाएंगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जैसे ये मूव कर रही है M1, M2 इस तरह से मूव कर रही है। जब ये कोलिजन होगी, आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद ये दोबारा से मूव करने लग जाएंगी, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है आफ्टर कोलिजन। अब हम देखेंगे कि कोलिजन के बाद हमारे पास इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी। अब देखिए कोलिजन से पहले U1 U2 वेलोसिटी थी। अब हमने देखा कि कोलिजन के बाद जब उसमें वापस में टकराएंगी, कोलिजन करेंगी, उसके बाद वो दोबारा से स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएंगी। तो हमने कहा कि M1 की वेलोसिटी अब कोलिजन के बाद V1 हो गई और M2 की वेलोसिटी हमारे पास V2 हो गई। स्फीयर 1 की वेलोसिटी V1 वेलोसिटी से वो कोलिजन के बाद मूव करेगा और स्फीयर 2 जो है आपके पास वो V2 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अब फाइनल मोमेंटम। तो फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, M1 V1, और सेकेंड बॉल का फाइनल मोमेंटम होगा हमारे पास M2 V2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम हमारे पास कोलिजन के बाद क्या होगा, PF इस बॉल का मोमेंटम प्लस सेकेंड बॉल का मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टोटल मोमेंटम हमने आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने देख लिया है। बिफोर कोलिजन भी हमने टोटल मोमेंटम फाइंड कर लिया, पी आई इक्वल्स टू M1U1 प्लस M2U2, और आफ्टर कोलिजन भी हमने मोमेंटम फाइंड कर लिया M1V1 प्लस M2V2। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं तो उनका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ थी, स्फीयर्स थे दो, M1 और M2। उन्होंने इंटरेक्ट किया तो इंटरेक्शन से पहले उनका मोमेंटम और बाद में उनका मोमेंटम जो है वो सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कि कोलिजन से पहले भी दोनों स्फीयर्स का मोमेंटम जो है वो और कोलिजन के बाद उन स्फीयर्स का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, वो इक्वल होगा। इसका मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या था, हमने फाइंड किया M1U1 प्लस M2U2, और आफ्टर कोलिजन हमने मोमेंटम फाइंड किया PF इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या शो कर रही है कि हमारे पास जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन सेम रहा है। कोलिजन से पहले भी मोमेंटम जो था वो जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम आपका कोलिजन के बाद है। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब एक और एग्जांपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलती है हमें। तो हम यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। गन और बुलेट का एक सिस्टम हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। अब देखिए हमने जब गन और बुलेट लिया, जब आपकी गन और बुलेट, अभी हमने बुलेट गन से फायर नहीं किया तो हमारे पास गन और बुलेट दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। जब वो रेस्ट पे है इसका मतलब है उनकी वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से उनमें मोमेंटम तो होगा, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। बिफोर फायरिंग द गन को फायर करने से पहले हमारे पास बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं तो उनका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर जैसे ही हमने गन को फायर किया तो आपकी जो वो बुलेट है वो शूट करेगी। जब वो शूट करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आपकी फायरिंग से पहले गन का मोमेंटम ज़ीरो है तो फायरिंग के बाद भी गन का मोमेंटम ज़ीरो होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब हमने गन को फायर किया हमारी बुलेट जो है वो शूट करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आपका गन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को होल्ड करवाने के लिए आपकी जो गन है वो रिकॉइल करेगी। जब भी बुलेट फायर करते हैं, हम गन को फायर करते हैं, बुलेट शूट करती है तो हमारी जो गन है हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे, एक झटके से थोड़ा सा पीछे होती है। वो क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन क्या करती है, रिकॉइल करती है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फायरिंग से पहले जो है जब वो रेस्ट पे थे तो उनका मोमेंटम ज़ीरो था। तो फायर करने के बाद जब आपकी गन से फायर हुआ, बुलेट शूट कर गई, उसके बाद भी उनका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हमने लेट कर लिया
कि जब हमने गन को से फायर किया तो बुलेट जो हमारी शूट किया उसका मैस हमने लेट कर लिया m और वेलोसिटी v, और गन जब रिकॉइल हुई तो उस टाइम उसका मैस क्या है m और वेलोसिटी v। अब हमने देखना है कि गन का मोमेंटम आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। हमने पहले पीछे पढ़ा कि जब फायर करने से पहले आपका बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, लेकिन गन से को फायर करवाने के बाद हमारे पास उनका मोमेंटम क्या होगा, mv प्लस mv। कैपिटल mv हमारे पास गन का मैस और वेलोसिटी और स्मॉल mv आपके पास बुलेट का मैस और वेलोसिटी है। अब देखें जब बुलेट ने शूट किया तब उसका मैस m था और वेलोसिटी v थी, इसका मतलब है वहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, mv। और जब गन रिकॉइल हुई, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन रिकॉइल होगी तो वहाँ पे आपका मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल्स टू कैपिटल mv। और टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का सम। टोटल मोमेंटम जब गन फायर किया उसके बाद mv प्लस mv। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है कि गन के फायर करने से पहले जितना मोमेंटम होगा और फायर करने के बाद जो मोमेंटम होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है कि इंटरेक्टिंग बॉडी, आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर गन इज़ फायर्ड, बुलेट और गन का मोमेंटम फायर करने से पहले जो होगा वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम बुलेट और गन के टोटल मोमेंटम से। जब गन फायर करने से पहले जो मोमेंटम होगा वो दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए गन फायर करने के बाद हमने जो मोमेंटम फाइंड किया है वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है mv प्लस mv ये, और फायर करने से पहले चूँकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं तो उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो mv यहाँ से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो mv इक्वल्स टू माइनस mv, और कैपिटल v गन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, माइनस m ओवर mv, और v वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की है तो कैपिटल v गन की वेलोसिटी हमारे पास इसके इक्वल आएगी, माइनस m ओवर mv। अब हमने देखा यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि गन की जो वेलोसिटी होगी वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। मतलब कि जो गन रिकॉइल करती है, हम देखते हैं जब भी गन से हम फायर करते हैं, बुलेट शूट करने के बाद गन आपकी बुलेट जो है जब गन से निकलेगी वो आगे की तरफ जाएगी तो आपकी गन रिकॉइल होती है, एक झटके से थोड़ा सा पीछे मूव करती है और फिर वो रेस्ट में आ जाती है। तो इस नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि आपकी गन की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी बुलेट की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि गन का जो मैस है वो बुलेट के मैस से बहुत ज़्यादा है। बुलेट का मैस बहुत स्मॉल होता है जबकि गन का मैस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जब गन का मैस जो है वो ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। इस वजह से वो बुलेट तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जब शूट करवाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलती है गन से, लेकिन गन जो रिकॉइल होती है वो बहुत स्मॉलर स्पीड से रिकॉइल होती है और उसके बाद रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो बुलेट का जो मैस है वो बहुत स्मॉल है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और गन का मैस बहुत ज़्यादा है इस वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो स्मॉलर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल जो हम गन और बुलेट के सिस्टम में देखा है। इसके अलावा आपकी जेट सिस्टम उसमें भी हमने देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, जो कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी एग्जाम्पल की, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वाई फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पैक्ड विद सूटेबल मटेरियल्स। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स एंड मोमेंटम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सूटेबल मटेरियल में क्यों पैक किया जाता है। और दूसरा, जब गन को फायर किया जाता है तो वो रिकॉइल होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। और आपकी डायरी वीक 6 की पेज नंबर 67 टू 80 बुक में आपका सेम ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिखा हुआ है और फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन भी ड्राइव किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों ने ये अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।